तो ये था भाई कि डिस्काउंट और कैश या बैंक के कॉलम को लेते हुए हम डबल कॉलम कैश बुक किस प्रकार बनाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कैश बुक कर रहे हैं और कैश बुक में अभी तक हमने सबसे पहले किया था सिंगल कॉलम कैश बुक और सेकंड क्लास में हमने किया था डबल कॉलम कैश बुक। और मैंने आपको बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक को हम 3 तरीके से बनाते हैं, एक कैश और बैंक के कॉलम को लेते हुए, एक कैश और डिस्काउंट के कॉलम को लेते हुए और एक बैंक और डिस्काउंट के कॉलम को लेते हुए। तो कैश और बैंक का कॉलम हम पिछली वीडियो में देख कर चुके हैं और उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसी यहाँ पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी है वो है हमारे पास में डबल कॉलम बनाना डिस्काउंट और कैश के बैलेंस को लेते हुए। समझ गए? मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक में बताया था कि हम कैश या बैंक का बैलेंस ले सकते हैं, डिस्काउंट और कैश का बैलेंस ले सकते हैं और डिस्काउंट और बैंक को लेते हुए कर सकते हैं। ये हम कर चुके हैं। आज हम ये दोनों पॉइंट देखेंगे। ध्यान से देखिए, है कुछ भी नहीं, सिंपल पॉइंट है, बस ये नाम थोड़ा अलग है और डबल कॉलम कैसे लेंगे पता होना चाहिए हमें। ठीक है, क्या करना है वही पॉइंट है। इसमें कैश का कॉलम है ना, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी वो ट्रांजैक्शन जिसका नगद में लेन देन होगा वही इसमें आएगा, बाकी नहीं आएगा कोई भी। पॉइंट क्लियर? जो पैसा आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। सिंपल। तो देखिए कैसे, मैंने कुछ एग्जांपल लिए उसी से कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वही, मान लीजिए मई का महीना है, 2020 का साल है 2020 और मई। ठीक है, ये मंथ तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। जैसे 1 तारीख को है 1/5 को, तो टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस है कैश का? कैश इन हैंड 50,000 रुपए। तो कैश के कॉलम में 50,000 लिख दीजिए। इसका मतलब है 50,000 रुपए आज आपके पास जेब में हैं, गले में पड़े हुए इतने पैसे। ठीक है, अगला पॉइंट, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपए का हमने माल खरीदा। पॉइंट समझिए, 10,000 रुपए का माल हमने खरीद लिया। पहला पॉइंट ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10,000 का माल खरीदे तो माल आ गया, पैसा चला गया। तो यहां आ जाएगा पैसा चला गया। तो कैश के कॉलम में 10,000 रुपये लिख दीजिए, माइनस हो गई। और नाम क्या, जो भी डेट, मान लीजिए 5 तारीख की बात है, तो आ जाएगा बाई परचेज। क्या लिखेंगे? परचेज। गुड्स जब भी आए तो परचेज 10,000 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट तो कुछ है ही नहीं, छोड़ दो, हमें क्या करना, इधर भी कुछ नहीं था। क्लियर? अगला इसी पॉइंट को ले लीजिए, 10,000 रुपये का माल परचेज किया, 10% डिस्काउंट पे। किस पर? 10% डिस्काउंट। और डिस्काउंट कौन सी है? ट्रेड डिस्काउंट। पॉइंट समझिए भी ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि 10,000 रुपये का माल, मैं इसके जितने भी पॉइंट होंगे सारे क्लियर करूंगा कि 10,000 रुपये का माल ट्रेड डिस्काउंट पर खरीद लिया 10%। मैंने आपको बताई थी कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, सीधा वो पैसा कम कर दो। तो 10,000 रुपये का अगर माल था, 10,000 रुपये का माल था, उसमें से अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट कम कर दूं 10% तो 1,000 रुपये हो गया। इसका मतलब है आप ये समझिए कि आपने 9,000 रुपये का माल नगद खरीदा है। तो यहाँ पे 9,000 रुपये चले गए, आपके पास में डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा। याद रखना ये बात। मान लीजिए ये 7 तारीख की बात है। ठीक है, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज। समझ में आ गया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट फिर ले लीजिए इसी टाइप से। अब की बार है कि मान लीजिए गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, 10,000 ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, सारा अच्छे समझ में आएगा। 10,000 रुपये का माल फिर खरीद लिया और ये कहता है एट 10% कैश डिस्काउंट। अब की बार कैश डिस्काउंट पे है, 10,000 का माल खरीद लिया, अब की बार ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, अब की बार कैश डिस्काउंट है 10%। कितने? इसका मतलब हमारे पास कितने पैसे आ गए? 9,000 रुपये। और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, याद रखना, इसका मतलब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, और डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो आपको नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान। याद रखना, डिस्काउंट अगर आप अलाउ करते हैं, देते हैं, तो आपको नुकसान होता है, आपको लॉस होता है। और अगर डिस्काउंट आप रिसीव करते हैं तो आपको फायदा होता है, आपको गेन होता है, आपको प्रॉफिट होता है। अगर लॉस है तो उसका मतलब है जितनी भी लॉस होती हैं हमेशा डेबिट होती हैं और जितने भी गेन होते हैं हमेशा क्रेडिट होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अभी इसको समझते हैं, वापस आते हैं कि 10,000 रुपये का माल हमने नगद में खरीदा और 10% डिस्काउंट पर, कैश डिस्काउंट के ऊपर। तो इसका मतलब है हमने 10,000 रुपये का माल लिया
और अगले ने हमें 1000 रुपये की छूट दे दी, हमने 9000 का भुगतान कर दिया, तो कितने पैसे गए? 9000 रुपये। तो यहाँ पे 9000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1000 रुपये की हमें छूट मिल गई, और छूट मिली तो फायदा है ना, तो फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। 1000 रुपये डिस्काउंट कॉलम में दिखा दोगे टोटल 10, तो बाई परचेज अकाउंट, इस तरह से ये जो भी डेट है इसको लिख देंगे। डेट मैं नहीं लिखूंगा बार बार, समझिए अब, ठीक है। तो ये पॉइंट था भी आपका, क्लियर हुआ? इसका मतलब देखो ध्यान से, मैंने केवल कैश डिस्काउंट में जो था, सीडी जो थी उसकी ट्रांजैक्शन में कर रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई है तो उसकी कोई एंट्री नहीं कर रहा हूं, ना इधर ना इधर। ये सीडी है, ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं लिखा जाएगा, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, तो ये तो माल खरीदने से रिलेटेड था। अगला और ले लीजिए एक, अब की बार फिर जिसमें दोनों हो, ट्रेड भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो। 10,000 रुपये का माल फिर खरीद लिया, यहाँ जी वापस 10,000 रुपये का माल फिर खरीदा, ये लीजिए 10,000 का माल परचेज किया। ये कहता है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो ट्रेड डिस्काउंट 1000 रुपये होगी, कितना हो गया? इसका मतलब 9000 रुपये बचा। लेकिन एक और दे दिया, कहता है 10% कैश डिस्काउंट भी है। अब याद रखना, जो कैश डिस्काउंट होती है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद में जो होता है उसका होता है 10%, तो 900 रुपये हो गया। तो ये हो गया 8100 रुपये हमारे पास में, इसका मतलब है हमने भुगतान करने पड़े, ठीक है। तो ये तो मैंने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री होती नहीं है, ये तो भूल ही जाओ। असली ट्रांजैक्शन हमारी 9000 से स्टार्ट होगी। अब ऊपर वाले को छोड़ दो, तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, 9000 का माल था, हमने 900 रुपये डिस्काउंट मिल गई और 8100 रुपये हमने भुगतान कर दिए, ठीक है। तो 8100 रुपये माइनस कर दीजिए, ये लो, और 900 रुपये कैश डिस्काउंट में आ जाएंगे, और इधर वही बाई परचेज अकाउंट, ये लो, ये मान लीजिए 12 तारीख है। समझ में आ गया पॉइंट? तो एक खरीदारी हम किस प्रकार से करेंगे माल की, उसकी सारी मैंने आपको ट्रांजैक्शन समझा दी है। सीधा नगद में हो तो कैसे करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट हो तो कैसे करेंगे, कैश डिस्काउंट हो तो कैसे करेंगे, ट्रेड और कैश दोनों हो तो कैसे करेंगे। समझ में आ गया पॉइंट? सेम इसका उल्टा अब की बार परचेज, कुछ एंट्री सोल्ड की ले लो। पहला पॉइंट, गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया 10,000 रुपये का, तो नगद बेचा हमने, तो माल बेचा तो पैसे आ गए तो 10,000 रुपये यहाँ दिखा दो, ठीक है। और नाम हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये जो भी डेट है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 10% एट ट्रेड डिस्काउंट। अब की बार 10,000 रुपये का माल है और हमने ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर बेच दिया, तो इसका मतलब 9,000 में बेच दिया, ठीक है। तो 9,000 रुपये आ गए हमारे पास में, ट्रेड डिस्काउंट है तो कोई एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती, सीधा सीधा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट है फिर वही कि 10,000 का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है, तो वही बात है ना कि 10,000 को लिखना ही नहीं है, 1000 को तो मान के चलो 9,000 का माल था, 900 रुपये डिस्काउंट और 8100, अब की बार हमें 8100 रुपये मिले हैं, तो 8100 रुपये यहाँ लिख देंगे। और हमने छूट दे दी का मतलब घाटा हो गया, घाटा डेबिट, नुकसान डेबिट। अगर छूट मिलती है तो क्रेडिट, ये सब सारी की सारी डिस्काउंट रिसीव्ड है, याद रखना, और ये सारी इधर डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट दी गई है 900 रुपये टू सेल्स। समझ में आ गया पॉइंट? तो ये था भाई, कितना इजी पॉइंट है देखो अब, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्काउंट को और कैश के कॉलम को बना लेंगे। अब मान लीजिए यही कॉलम डिस्काउंट और बैंक होता, मान लीजिए कैश की बजाय बैंक नाम है। अब इसको मतलब समझो, मान लो सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू कर रहे हैं हम, कि बैंक के थ्रू एक ग्राहक को हमने माल बेचा था, उसने हमें चेक दिया, 10,000 का डिस्काउंट ले ली, ठीक है। तो जो बैंक के थ्रू पैसा आएगा तो बैंक लिख देंगे, और बैंक के थ्रू पैसा जाएगा तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं, बस बैंक अगर लिखा है तो वहां पे नगद वाली कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी, केवल वही एंट्रीज आएंगी जिसका बैंक के साथ कोई भी काम हमने किया है, ठीक है, बैंक को हमने इन्वॉल्व किया है, तो ही हम उस एंट्री करेंगे, ठीक है। जिसमें डिस्काउंट हो उसमें लिख दो, नहीं हो उसमें डैश लगा दो, सिंपल। अब करते हैं इसका टोटल। अब टोटल समझिए, इसका टोटल भी बड़ा, पहले डिस्काउंट वाला ही टोटल कर लेते हैं हम। डिस्काउंट मुझे मिली कितनी, 900 रुपए की, और डिस्काउंट मैंने दी 900 रुपए की। डेबिट का मतलब डिस्काउंट अलाउड, देना, नुकसान डेबिट है, मेरा 900 का नुकसान हो गया। फायदा कितने का हुआ, 1900 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल गई ना, 1900 रुपये ज़्यादा है तो टोटल, और 900 रुपये मैंने डिस्काउंट दे दी, तो मैं कहूँगा मैंने मिली तो 1900 रुपये डिस्काउंट और 900 रुपये दे दी, फिर भी मुझे 1000 रुपये का फायदा ही है, ठीक है, 1000 रुपये। और ये आ जाएगा टू बैलेंस CD, क्या चला जाएगा, टू बैलेंस CD, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे और भी समझने वाली है, ठीक है। जो डिस्काउंट होता है
इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई भी बैलेंस होता है उसको हम सीडी नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते? सीडी नहीं लिखते। क्योंकि मान लीजिए अगर हमने मंथली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाना है, ये डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन पर, ध्यान से समझिए। अगर हमने मंथली बेसिस पर मतलब हर महीने कंपनी का बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो यहाँ जो भी पैसा हुआ है ये या तो प्रॉफिट है या लॉस है। तो यहाँ पे हम सीडी ना लिख के लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब या यूं लिख देंगे टू बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना ये बात कि हमने इस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेना है। प्लस होगा, फायदा है तो जोड़ देंगे प्रॉफिट निकालते टाइम, और अगर नुकसान है तो माइनस कर देंगे। समझ में आ गया पॉइंट? तो ये याद रखियो भाई। अगर ये मान लीजिए कहता है कि साल में एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, तो ये तो मई का महीना है, साल का कब बनेगा? जाके मार्च में। तो मार्च में जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अभी तक हम टू बैलेंस सीडी करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मंथली है। आगे समझ में? तो इस तरह से पॉइंट होगा। और इसका तुम्हें बताइए, इसका इसकी साइड लिखो, इसकी साइड लिखो, जो बैलेंस है वो निकाल दो, और ये पॉइंट क्लियर। तो ये था भाई कि डिस्काउंट और कैश या बैंक के कॉलम को लेते हुए हम डबल कॉलम कैश बुक किस प्रकार बनाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ आपको। आप देख रहे होगे मैंने तीन को ये ले रखे हैं, 1 2 और ये पॉइंट। आपकी बुक्स में जब तुम देखोगे ना, यहाँ पर्टिकुलर से आगे 2 कॉलम और मिलेंगे पतले पतले। मान लीजिए मैं यहाँ पे वैसे बना देता हूँ, 2 कॉलम कौन कौन से हों? 2 कॉलम बना रखे हैं डेट के तुरंत बाद। ये यहाँ पे मान लीजिए ये डेट, यहाँ लिखा हुआ है वाउचर नंबर। क्या लिखा हुआ है? वाउचर नंबर। और यहाँ लिखा हुआ है लेजर फोलियो, वही LF, ठीक है। और फिर आगे फिर ये है डिस्काउंट, और ये मतलब अमाउंट के कॉलम बाद में आएंगे। तो ये मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि स्पेस कम है, और ये पता है अभी मैं आपको बता चुका उसमें। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ मैंने रेंट पेड, कोई लिखा हुआ रेंट पेड, रेंट बाई रेंट 1000 रुपये, तो ये वाउचर नंबर है। वाउचर नंबर है, वाउचर नंबर का मतलब समझिए, जब मैंने किराए का भुगतान किया, ठीक है, किराए का भुगतान किया, तो मैंने उस बंदे से कहा कि ले भाई तू लिख दे। वो एक बिल, एक स्लिप होगी, उसके ऊपर लिख देगा कि रिसीव्ड 1000 रुपीज़ फ्रॉम ये करके, और डेट लिखी होगी। तो वो जो वाउचर का मतलब होता है एक तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी लेन देन अगर करी है तो उसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ हमारे पास वो छोटा सा कागज का टुकड़ा है जिसको स्लिप बोलते हो तुम, ठीक है। क्या बोलते हो? स्लिप बोलते हो, रिसीट बोलते हो, रसीद बोलते हो। तो वो जो रसीद था, वो रसीद नंबर जो है, मान लीजिए वो वाउचर नंबर वहाँ 5 है, तो 5 नंबर डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि जो रेंट हमने दिया था वो 5 नंबर वाउचर में से उठाया हुआ है, ठीक है। और LF का मतलब है जब हम लेजर बनाएंगे, तो लेजर क्या बनाएंगे? अब रेंट अकाउंट बनेगा ना। रेंट अकाउंट के मान लीजिए 4 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 डाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वाउचर नंबर 5 है, इसका मतलब 5 नंबर वाउचर से हमने उठाया हुआ है। और LF लेजर जहाँ भी बना हुआ है उसके हमने 4 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। ये समझ में आ गई बात? तो इनका मीनिंग ये होता है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं स्पेस को बचाने के लिए नहीं लिखता, मैं समझ गए होंगे आप। ओके बाय, थैंक यू।